ये सृष्टि कैमरा ले लो। आज की इस व्याख्यान माला में डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी लोहिया कॉलेज चूरू की तरफ से मैं डॉक्टर केसी सोनी सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के व्याख्यान का जो टॉपिक है ये रीजनरेशन का रहेगा और इस रीजनरेशन में जो मेन पैरामीटर्स होंगे उसमें टाइप्स ऑफ रीजनरेशंस, मैकेनिज्म ऑफ रीजनरेशंस, रीजनरेशन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक्स हैं और रीजनरेशन का प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, इसका फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या है, इन सभी बातों पे अपन डिस्कस करेंगे। रीजनरेशन एक तरह की पोस्ट एम्ब्रियोनिक एक्टिविटी होती है, एक तरह का पोस्ट एम्ब्रियोनिक प्रोसेस है जिसमें शरीर के कोई भी डैमेज टिश्यू और ऑर्गन्स उनका पुनर्निर्माण हो जाता है। तो रीजनरेशन इज ए पोस्ट एम्ब्रियोनिक प्रोसेस इन विच ऑल डैमेज टिश्यूज और ऑर्गन्स आर अगेन रीफॉर्म्ड और रिस्टोर्ड। अब किसी भी एनिमल में जब ऑटोजेनिक डेवलपमेंट होता है तो उस ऑटोजेनिक डेवलपमेंट के दौरान परिवर्धन में मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्ट्रुला, न्यूरुला, इसके बाद में कोई लार्वल स्टेज हो सकती है और मेटामॉर्फोसिस के द्वारा अडल्ट की फॉर्मेशंस होती है। तो जो डेवलपमेंट की प्रोसेस ऑटोजेनिक डेवलपमेंट के दौरान होती है वही सारी प्रक्रियाएं रीजनरेशन के दौरान भी देखने को मिलती है, जिसमें सेल डिवीजन है, सेल मोमेंट है, मॉर्फोजेनेसिस है, हिस्टोजेनेसिस का प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है और ग्रोथ पैरामीटर्स है। रीजनरेशन एक तरह का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में जीन का कंट्रोल कैसे होता है, जीन का एक्सप्रेशन कैसे होता है, किसी जीन की अभिव्यक्ति कैसे होती है, कौन से जीन का स्विच ऑफ होगा, किस जीन का स्विच ऑन होगा, तो पूरी जेनेटिक प्रोग्रामिंग, जीन प्रोग्रामिंग होती है, वो रीजनरेशन के दौरान देखने को मिलती है। रीजनरेशन की टाइप्स जो होती है, पूरा एनिमल किंगडम है, उसमें अलग अलग तरह की रिक्रिएशन, अलग अलग तरह की रिफॉर्मेशंस, अलग अलग तरह का रीजनरेशन एस्पेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन मेनली रीजनरेशन की प्रक्रिया को 4 प्रकार में अपन डिवाइड कर सकते हैं। पहली टाइप है इसमें एपीमॉर्फोसिस। एपीमॉर्फोसिस में क्या होगा कि किसी भी एनिमल्स का जो डैमेज पार्ट होता है, जो पार्ट क्षतिग्रस्त हो गया है, उस पार्ट का पुनर्निर्माण हो जाएगा। मान लीजिए हाथ कट गया, दोबारा हाथ बन जाएगा, आंखें डैमेज होगी, दोबारा आंखें बन जाएगी, टांगे डैमेज होगी, दोबारा टांगे बन जाएगी। मॉर्फोलेक्सिस में क्या होगा, यदि किसी प्राणी के आप 10 टुकड़े कर दो या एक्सीडेंट में उसके 10 टुकड़े हो जाए और उन टुकड़ों के अंदर कोई नियोप्लास्टिक सेल्स हो या कोई उसमें इंटरस्टिशियल सेल्स हो या कोई अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का एक सेल भी उसमें रह गई हो या केंद्र का थोड़ा सा भी हिस्सा उसके अंदर हो, वो प्रत्येक टुकड़ा पूरे एनिमल्स को निर्मित कर सकता है। जैसे हाइड्रा के आपने 10 टुकड़े कर दिए तो प्रत्येक टुकड़ा 10 नए हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह का जो रीजनरेशन होता है उसको मॉर्फोलेक्सिस के नाम से जाना जाता है। सुपर रीजनरेशन में क्या होगा कि कई बार इंडक्शन का जो प्रोसेस है वो हाइपर टाइप का हो जाता है और उसमें जहां से एम्पुटेशन किया है या जो पार्ट डैमेज हुआ है उस डैमेजिंग पॉइंट के पीछे की जितनी भी रचनाएं होती है वो दोबारा निर्मित हो जाती है। जैसे मान लो किसी एनिमल्स की आपने कलाई से जैसे एम्पुटेशन हुआ, अब कलाई के पीछे रेडियोल्ना भी है, ह्यूमरस भी है, तो इस एम्पुटेशन पॉइंट के बाद में एक ह्यूमरस और बनेगी, एक रेडियोल्ना और बनेगी, है, उसके बाद में अंगुलियां बनती है। तो अतिरिक्त रचना इसके अंदर रीजनरेट हो जाती है और इस तरह का जो रीजनरेशन होता है इसको सुपर रीजनरेशन या हाइपर रीजनरेशन या सुपर न्यूमिनरी रीजनरेशन के नाम से भी जाना जाता है। चौथी टाइप जो है हेटेरोमॉर्फोसिस। हेटेरोमॉर्फोसिस में क्या होगा कि कई बार जो डैमेजिंग पार्ट है वो नहीं बनेगा, उसके स्थान पर अन्य रचना बन जाती है और इसके पीछे रीजन क्या होता है कि जो डैमेज पार्ट हुआ है उसका डीएनए या उसकी जीन की सीक्वेंस और पहले से जो पार्ट उपस्थित था या नए जो रचना बन रही है उसकी जीन की सीक्वेंस एक समान होती है और इस तरह के जो जीन्स होते हैं उनको होमियोबॉक्स जीन के नाम से जैसे जाना जाता है। जैसे प्रॉन के अंदर यदि उसकी कंपाउंड आई को डैमेज कर दें, कंपाउंड आई डैमेज हो जाए तो वहां पर कंपाउंड आई बनने की बजाय वहां पर एंटीना बन जाती है। अब इस प्रॉन में 2 एंटीना पहले से ही होती है और 2 एंटीना इसके अंदर और बन गई। तो इस तरह 4 प्रकार का रीजनरेशन एनिमल किंगडम में देखने को मिलता है। इन सभी को पिक्चर्स के द्वारा भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, बोर्ड डायग्राम के द्वारा। पहली जो इवेंट है जैसे एपीमॉर्फोसिस, ये मान लीजिए सैलामेंडर की जैसे भुजा है एम्बाइस्टोमा की,
इस भुजा को आपने एम्पुटेट किया कलाई के जस्ट नीचे, यहां से एम्पुटेशन हुआ। एम्पुटेशन होने के बाद में जो पार्ट डैमेज हुआ है वो पार्ट वापस निर्मित हो जाता है, और इस तरह का जो पुनरुद्धावन होगा इसको एपिमॉर्फोसिस के नाम से जाना जाता है। दूसरी मॉर्फोलेक्सिस, ये जैसे हाइड्रा का फिगर आप देख रहे हो, हाइड्रा को आपने 2 टुकड़े कर दिए काट के, तो प्रत्येक टुकड़ा नए हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाता है। ऊपर वाला जो पार्ट है वो बॉडी के नीचे वाले पार्ट को बना देगा, नीचे वाला जो पार्ट होता है वो ऊपर वाले पार्ट को बना देगा। हालांकि अपर पार्ट में रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, नीचे वाले पार्ट में रीजनरेशन कैपेसिटी कम होती है, लेकिन वो पूरे एनिमल्स में कन्वर्ट करने में कैपेबल है। सुपर रीजनरेशन में आप इस फिगर में देख रहे हो, ह्यूमरस है, उसके बाद रेडियोल्ना है, और एम्पुटेशन पॉइंट था, उसके बाद एक ह्यूमरस और बन गई, एक रेडियोल्ना और बन गई, और हाथ की लंबाई जो पहले थी उस लंबाई की तुलना में बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। इस तरह का जो पुनरुद्धावन होगा इसको सुपर रीजनरेशन या हाइपर रीजनरेशन या सुपर न्यूमररी रीजनरेशन के नाम से जाना जाता है। हिट्रोमॉर्फोसिस में जैसे इस फिगर में आप देख रहे हो, इस एनिमल में 2 एंटीना पहले से मौजूद है, 2 इसमें कंपाउंड आई मौजूद है। कंपाउंड आई को यदि डैमेज कर दिया तो हिसाब से यहाँ पर कंपाउंड आई बननी चाहिए, लेकिन कंपाउंड आई बनने की बजाय यहाँ पर एंटीना बन जाती है। तो जो रचना बननी चाहिए वो नहीं बनेगी, उसके अलावा अतिरिक्त एक्स्ट्रा टाइप की रचना बन जाती है। इस तरह का जो पुनरुद्धावन होगा इसको हिट्रोमॉर्फोसिस के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिला के 4 तरह का पुनरुद्धावन एनिमल किंगडम्स में देखने को मिलेगा। एपिमॉर्फोसिस टाइप का, मॉर्फोलेक्सिस टाइप का, सुपर रीजनरेशन टाइप का और हिट्रोमॉर्फोसिस टाइप का। अब पूरे एनिमल किंगडम का यदि सर्वे करें रीजनरेशन कैपेसिटी का, तो फाइलम प्रोटोजोआ में सबसे ज्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, और क्लास मैमल्स तक जाते जाते ये रीजनरेशन कैपेसिटी केवल घाव के भरने तक सीमित हो जाती है। तो प्रोटोजोआ में मैक्सिमम रीजनरेशन है और क्लास मैमेलिया में मिनिमम रीजनरेशन है। हर फाइलम का अपन थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। फाइलम प्रोटोजोआ में जैसे एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा पुनरुद्धावन क्षमता पाई जाती है, और आप किसी भी प्रोटोजोन्स का मान लो अमीबा है, अमीबा के आपने 100 टुकड़े भी कर दिए, और प्रत्येक टुकड़े में यदि सोमेटोप्लाज्म जर्मप्लाज्म का थोड़ा सा भी हिस्सा है या केंद्र का थोड़ा सा भी अंश है, तो प्रत्येक टुकड़ा नए अमीबा में कन्वर्ट हो जाएगा। जिन प्रोटोजोन्स में मैक्रोन्यूक्लियस बहुत ज्यादा होता है, जो कुछ प्रोटोजोन्स में 2 तरह के केंद्रक देखने को मिलेंगे, मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस। तो जिन एनिमल्स में मैक्रोन्यूक्लियस या सोमेटिक न्यूक्लियस की संख्या ज्यादा होगी उनके अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि सोमेटिक न्यूक्लियस है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से संबंधित होता है। फाइलम पोरीफेरा में यदि देखें, फाइलम पोरीफेरा में 2 तरह के कंसेप्ट मिलते हैं, एक तो रिक्रिएशन, एक रीजनरेशन। रिक्रिएशन में क्या होगा, मान लीजिए आप स्पंज की हजारों सेल्स को आप सेपरेट कर दो अलग अलग। स्पंज के अंदर पिनेकोडर्म भी होती है, कॉइनोडर्म भी होती है, और एक ही जर्म लेयर की हजारों सेल यदि अलग अलग है, दूर दूर है, तो विद इन 1 आवर सारी सेल आपस के अंदर इकट्ठी होकर एक सिंगल लेयर बना लेगी। जितनी भी पिनेकोडर्म की सेल है वापस में मिल जाएगी, जितनी भी कॉइनोडर्म की सेल है वापस में मिल जाएगी। और इस तरह की जो परिघटना होती है इसका मॉलिक्यूलर फ्रेंडशिप के नाम से भी जाना जाता है, इसको रिक्रिएशन के नाम से भी जाना जाता है। और स्पंज में पुनरुद्धावन क्षमता भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी स्पंज की इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में, और पूरे तालाब में आप यदि एक स्पंज के छोटे से टुकड़े को भी रख दो, वो पूरा स्पंज पूरे तालाब को विद इन 1 मंथ घेर लेगा। स्पंज के आप 1000 टुकड़े कर दो, उससे नए 1000 स्पंज डेवलप हो जाएंगे। और इसका मुख्य कारण होता है कि इसके अंदर अंतराली कोशिकाएं होती है, और अंतराली कोशिकाएं एक तरह की टोटिपोटेंट सेल होती है, एक तरह की अनडिफरेंशिएट सेल्स होती है, और उसमें पूरे एम्ब्रियो को डेवलप करने की उसके अंदर कैपेसिटी होती है। फाइलम स्लेंटेटा में भी रीजनरेशन पावर बहुत ज्यादा होता है, और इसमें मेनली मॉर्फोलैक्टिक टाइप का रीजनरेशन देखने को मिलेगा, जिसमें हाइड्रा के आपने यदि 50 टुकड़े भी कर दिए, नए 50 हाइड्रा इसके अंदर डेवलप हो जाएंगे। और इसमें 1/200 हिस्सा भी यदि बॉडी का कोई हिस्सा हो, 1/200 पार्ट, तो प्रत्येक टुकड़ा वो नए एनिमल्स में परिवर्तित होने की क्षमता रखता है। हाइड्रा के अंदर पोलैरिटी भी पाई जाती है। पोलैरिटी से मतलब क्या होगा, आगे का जो हिस्सा है हाइपोस्ट्रोम वाला वो बेसल डिस्क को डेवलप करता है, बेसल डिस्क वाले जो पार्ट है वो आगे वाले हाइपोस्ट्रोम को डिस्कस करता है। यदि हाइड्रा को वर्टिकली भी 7 टुकड़ों में यदि काट दे तो उससे 7वां वाला हाइड्रा बन जाएगा। और हाइड्रा जो शब्द है वो हाइड्र से लिया है,
हाइड्रा एक चीन में ड्रैगन से रिलेटेड है, जिसमें कोई 7 मुंह वाला सांप या 7 मुंह वाला ड्रैगन। अपने हिंदू माइथोलॉजी में भी शेषनाग का नाम आपने सुना होगा, शेषनाग का फिगर देखा होगा। तो शेषनाग में 7 फण है और डेफिनेटली ये कंसेप्ट है वो इस हाइड्रा से आया है। तो हाइड्रा को वर्टिकली यदि 7 टुकड़ों में काट दें तो 7 मुंह वाला हाइड्रा इसके अंदर डेवलप हो जाता है। हाइड्रा में भी शरीर के अग्रभाग में रीजनरेशन पावर ज्यादा है और शरीर के पश्च भाग में रीजनरेशन पावर कम है। इसके बाद में प्लेटीहेलमिंथेस में जैसे 3 क्लासेज आती है मुख्य रूप से, टर्बिलेरियंस हैं, ट्रिमेटोड्स हैं, सेस्ट्रोड्स हैं। ट्रिमेटोड और सेस्ट्रोड ये दोनों पैरासाइट है और जितने भी पैरासिटिक एनिमल्स होंगे उनमें पुनरुद्भवन नहीं मिलता है, उनमें घाव के भरने की कैपेसिटी जरूर पाई जाती है। उसका मेन कारण यह होता है कि इसमें सोमेटिक सेल्स कम होती है, जर्म सेल्स बहुत ज्यादा होती है, इसमें रिप्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन हीलिंग प्रोसेस इसके अंदर बहुत कम होता है। और प्लेटीहेलमिंथेस में केवल प्लेनेरिया एकमात्र ऐसा प्राणी है टर्बिलेरिया क्लास का जिसके अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी हाइड्रा की जितनी ही होती है। अब प्लेनेरिया के 10 टुकड़े कर दो, 10 नए प्लेनेरिया बन जाएंगे। इसके अंदर पोलैरिटी भी पाई जाती है। निमेटोड में जैसे मैंने आपको बताया, निमेटोड भी एक तरह का पैरासाइट है, इसमें भी पुनरुद्भवन क्षमता बहुत कम होती है, केवल घाव के भरने तक या त्वचा के निर्माण से संबंधित परिघटनाएं इसमें होती है। एनेलिडा में भी रीजनरेशन इतना नहीं है, लेकिन पॉलीकिड्स में और ओलिगोकिड्स में रीजनरेशन देखने को मिलेगा। मान लो केंचुए का आपने 2 टुकड़े कर दिए, आगे वाला टुकड़ा पीछे वाले टुकड़े को बना देगा, पीछे वाला टुकड़ा आगे वाले टुकड़े को बना देगा। लेकिन अर्थवर्म के यदि आगे के 5 सेगमेंट का हिस्सा होता है वो पीछे के 100 सेगमेंट को डेवलप कर सकता है, लेकिन पीछे के यदि 10 सेगमेंट है तो आगे के वो 100 सेगमेंट डेवलप नहीं करेगा। यानी पीछे का जो सेगमेंट होगा उससे जो केंचुआ बनेगा उसकी लंबाई छोटी है, आगे का जो छोटा हिस्सा है उसे पूरा लंबा केंचुआ जो होता है वो बन जाता है। तो एंटीरियर पार्ट में रीजनरेशन कैपेसिटी मैक्सिमम है और पोस्टीरियर पार्ट में रीजनरेशन कैपेसिटी मिनिमम है। आर्थ्रोपोडा के संदर्भ में देखें तो स्पाइडर्स जो होती है मकड़ियों में अपनी टांगों में रीजनरेशन कर सकती है। वो जितने भी कैंसर है, केंकड़े जो होते हैं, केंकड़े अपनी टांगों को डेवलप कर सकते हैं। मोलस्का में रीजनरेशन कम होता है। मोलस्का में यदि पायला है, ऑक्टोपस है, इनकी आंखें यदि डैमेज हो जाए दोबारा आंखें बन जाएगी, इनके यदि पैर डैमेज हो जाए नए पैर बन जाएंगे, यदि हेड को डैमेज कर दें तो इसमें नए नर्व गैंग्लियन बन जाते हैं, हेड की फॉर्मेशन हो जाती है और इकाइनोडर्मेटा तक आते आते पुनरुद्भवन क्षमता और भी कम हो जाएगी। और स्टारफिश जो होती है इसमें फिसिपैरिटी भी होती है। फिसिपैरिटी में क्या होगा, स्टारफिश अपनी भुजाओं को अपने आप तोड़ देती है, अपने आप सेपरेट कर देती है। जिस तरह छिपकली में अपनी पूंछ सेपरेट करने की कैपेसिटी है, उसी तरह स्टारफिश में फिसिपैरिटी की कैपेसिटी होती है और प्रत्येक टुकड़ा फिर नई भुजाओं को डेवलप कर सकता है, नई इसके अंदर भुजाएं बन सकती है। सेंट्रल डिस्क जो होती है उसकी इसमें फॉर्मेशन हो सकती है। अब ये तो सर्वे था पूरा इनवर्टिब्रेट्स का। वर्टिब्रेट्स में पीसीज में देखें तो पीसीज के अंदर केवल सल्कों का निर्माण हो सकता है। त्वचा में यदि सल्क कोई डैमेज हो गए दोबारा नए सल्क उसके अंदर डेवलप हो सकते हैं। एम्फीबिया में रीजनरेशन कैपेसिटी पूरे कॉर्डेट में, पूरे वर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा होती है और इसके अंदर जो सैलामेंडर कैटेगरी की जो एनिमल्स है, एम्बाइस्टोमा है, न्यूट है, सैलामेंडर्स है, इनके लार्वा और अडल्ट दोनों में रीजनरेशन पाया जाएगा। लेकिन फ्रॉग में केवल लार्वल स्टेज में रीजनरेशन है, अडल्ट मेंढक में नहीं है। मेंढक में घाव भर सकता है, नई स्किन बन सकती है, लेकिन मेंढक का जो टेडपोल लार्वा होता है उसमें पूंछ को आप डैमेज कर दो नई पूंछ बन जाएगी, टांगों को यदि काट दो नई टांगे बन जाएगी। लेकिन सैलामेंडर में लार्वा में भी कैपेसिटी है, अडल्ट में भी कैपेसिटी है। एम्बाइस्टोमा गिल्स की फॉर्मेशन हो सकती है, टांगों की फॉर्मेशन हो सकती है, पूरी पूंछ की फॉर्मेशन हो सकती है, आंखों की फॉर्मेशन हो सकती है। और जितने भी रीजनरेशन के एक्सपेरिमेंट किए गए हैं वर्टिब्रेट्स में वो इन एम्फीबियंस के ऊपर ही किए गए हैं। रेप्टाइल्स में अभी मैंने बताया छिपकलियों में रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। छिपकली की यदि पूंछ डैमेज हो जाए नई पूंछ आ जाएगी और छिपकली में अपने पूंछ को अपने आप सेपरेट करने की घटनाएं पाई जाती है, इसको ऑटोटोमी बोलते हैं। लेकिन नई पूंछ जो आएगी वो पहले वाली पूंछ की तुलना में छोटी होती है। दोबारा ये पूंछ टूट गई, तीसरी जो नई पूंछ आएगी वो और भी छोटी होती है। यदि छिपकली में 10-12 बार यदि एम्पुटेशन हो जाए या 10-12 बार ऑटोटोमी हो जाए तो पूंछ की लंबाई धीरे धीरे इसमें छोटी होती जाती है
और लास्ट में रीजनरेशन कैपेसिटी लॉस्ट भी हो जाती है। पक्षियों में पुनरुद्भवन फेदर्स में होता है। आपने पक्षियों को देखा होगा, पिकॉक को जैसे देखा होगा, ब्रीडिंग सीजन जब होता है इनके पंख फेदर्स डेवलप हो जाते हैं और ब्रीडिंग सीजन खत्म होती इनके पंख, पुराने पंख जो होते हैं वो झड़ जाते हैं, जिससे अपने बालों में ग्रोथ होती है, उसी तरह इनके फेदर्स में ग्रोथ होती है। पक्षियों में चोंच में भी रीजनरेशन होता है। यदि चोंच डैमेज हो जाए तो नई चोंच इसके अंदर डेवलप हो सकती है। और मैमल्स में रीजनरेशन बहुत कम होता है। स्तनधारियों में पुनरुद्भवन, नए अंगों का निर्माण नहीं होगा, लेकिन घाव का भरना पॉसिबल है। आपकी बॉडी में कहीं भी कोई वाउंड हो गया, वाउंड इसमें हीलिंग हो जाएगी। और छोटे बच्चों में जो लिटिल फिंगर होती है, चिटली उंगली जिसको अपन बोलते हैं, यदि 6 महीने से छोटे बच्चे हैं और उनकी यदि चिटली उंगली यदि डैमेज हो गई और उसको कॉपर सल्फेट से या किसी स्ट्रॉन्ग साल्ट से उस घाव को ट्रीट करें तो उनके अंदर चिटली उंगली है वो दोबारा डेवलप हो जाती है। लेकिन 6 महीने के बाद में ये कैपेसिटी भी लॉस्ट हो जाएगी और घाव के भरने तक ये प्रक्रिया सीमित रहेगी। तो ये एक पूरे एनिमल किंगडम का सर्वे है और इस सर्वे में आपने देखा कि फाइलम प्रोटोजोआ में पुनरुद्भवन की सबसे ज्यादा कैपेसिटी है और क्लास मैमल्स में रीजनरेशन कैपेसिटी सबसे मिनिमम है। अब इसका जो एक्चुअल प्रोसेस जो है, पुनरुद्भवन कैसे होता है, रीजनरेशन कैसे होता है। रीजनरेशन है पूरा ये एक जेनेटिक प्रोग्राम है। किस स्टेज में कौन सा जीन एक्टिव होगा, कौन से जीन का स्विच ऑफ होगा, कौन से जीन का स्विच ऑन होगा, किस तरह के प्रोटीन्स बनेंगे, आरक्यू वैल्यू क्या होगी, ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग इसका डिसाइडेशन होता है। और ओवरऑल रीजनरेशन को 4 प्रावस्थाओं में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें प्री ब्लास्टेमा स्टेज, पहली जो स्टेज है प्री ब्लास्टेमा स्टेज, यानी ब्लास्टेमा फॉर्मेशन से पहले की प्रावस्था। सेकंड जो प्रावस्था है ब्लास्टेमा स्टेज, ये ब्लास्टेमा के निर्माण की प्रावस्था है। उसके बाद है डी डिफरेंशिएशन, इसमें कोई भी विभेदित कोशिका जो होती है वो अविभेदित कोशिका में कन्वर्ट होती है। और रीडिफरेंशिएशन का जो फेज होता है, इसमें डी डिफरेंशिएशन से जो सेल्स बनी है वो वापिस रीडिफरेंशिएट होती है, वापिस क्षतिग्रस्त अंगों का या रचनाओं का वो निर्माण करती है। तो ओवरऑल रीजनरेशन इज कंप्लीटेड इनटू 4 स्टेप्स या 4 फेजेस, प्री ब्लास्टेमा स्टेज, ब्लास्टेमा स्टेज, डी डिफरेंशिएशन स्टेज एंड रीडिफरेंशिएशन स्टेज। इन सभी एस्पेक्ट को मैं एक एक डिस्कस करूंगा। प्री ब्लास्टेमा स्टेज में अब किसी भी एनिमल्स में एम्पुटेशन होता है, मान लीजिए कलाई कट गई, हाथ कट गई, भुजा कट गई, तो सबसे पहले ब्लीडिंग होती है, रक्तस्राव होता है। लेकिन विद इन 10 से 15 मिनट के बाद में ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी। और ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस आप जानते हो कि इसमें फाइब्रिनोजन जो होता है वो फाइब्रिन्स में कन्वर्ट होता है। और फाइब्रिन भी पहले सोल प्रतिरूप में होता है, उसके बाद में वो जेल प्रतिरूप में कन्वर्ट होता है और फाइब्रिन का एक जाल बन जाएगा, एक तरह का नेटवर्क बन जाएगा। इस जाल के अंदर जितनी भी डैमेजिंग सेल्स है, मृत कोशिकाएं हैं, वो इन जाल के अंदर फिट हो जाती है और घाव के ऊपर एक आवरण बन जाता है जिसको आप क्लोट कह सकते हो। अब टेम्परेरी क्लोट जब बन गया तो घाव का बाह्य वातावरण से एक बार संपर्क है वो खत्म हो गया, क्योंकि घाव यदि खुला रहेगा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, डस्ट का इन्फेक्शन हो सकता है, मॉस्किटोज हैं और कोई आर्थ्रोपोड्स है उनका बाइटिंग होगी, या और कोई वेक्टर बोर्न डिजीज इसके अंदर घाव में डैमेज हो सकती है। तो सबसे पहले ब्लड क्लॉटिंग होती है और ब्लड क्लॉटिंग होती घाव के ऊपर एक पतली एपिथेलियम बन जाएगी, जिसको वाउंड एपिथेलियम या क्लॉट लेयर भी अपन कह सकते हैं। अब जो ही क्लॉट लेयर बनेगी, इसके नीचे जो एपिडर्मिस होती है उससे माइग्रेशन होता है सेल्स का, और जितनी भी डेड सेल्स होती है वो इस घाव के नीचे, यानी जो वाउंड एपिथेलियम है उसके नीचे आके हजारों की संख्या में कोशिकाएं एकत्रित हो जाती है। और पहले दिन जो वाउंड एपिथेलियम सिंगल लेयर्ड था वो 2-3 दिन में मल्टी लेयर्ड हो जाएगा। और इस तरह का जो एक्युमुलेशन है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि घाव को ढकना बहुत जरूरी है ताकि एनवायरमेंट से इसका आइसोलेशन हो जाए, एनवायरमेंट से इसका संपर्क खत्म हो जाए। अदरवाइज एनवायरमेंट में पॉल्यूटिंग एजेंट्स भी हैं, वायरल एजेंट्स भी हैं, बैक्टीरियल एजेंट्स भी हैं, और कोई संक्रामक जो पैथोजेंस हैं वो इसके संपर्क में आ सकते हैं। तो घाव है वो सड़ने लग जाएगा, घाव के अंदर पस इकट्ठी हो जाएगी। तो प्री ब्लास्टेमा स्टेज के अंदर सबसे एक्टिविटी जो होती है वो ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के बाद में वाउंड एपिथेलियम, वाउंड एपिथेलियम के नीचे फिर कई सेल्स है वो एकत्रित हो जाती है, एक्युमुलेट हो जाती है और वाउंड एपिथेलियम मोटिफ हो जाती है। ये प्री ब्लास्टेमा स्टेज है, ब्लास्टेमा से फॉर्मेशन से पहले की प्रावस्था।
अब प्री ब्लास्टेमा के बाद में फिर ब्लास्टेमा की फॉर्मेशन होती है। तो जहां पर घाव है, घाव के ऊपर वाउंड एपिथेलियम है, उस वाउंड एपिथेलियम के नीचे हजारों की संख्या में कोशिकाएं एकत्रित हो जाएगी और ये जो सेल्स होती है एक तरह की नियोप्लास्टिक सेल्स होती है। नियोप्लास्टिक सेल वो होती है जिसमें पुरानी मेमोरी है अपने घर की। तो यहाँ जितनी भी सेल्स हैं वो सारी डिफरेंशिएट होगी। जितनी भी भेदित कोशिकाएं हैं वो अभेदित कोशिका में परिवर्तित होगी। अभेदित हुए बिना इनमें रीजनरेशन नहीं होगा। इसलिए जितनी भी पेरेंटल जहां से भी वो सेल ओरिजिन हो रही है, इन हर सेल्स में अपने अपने लोकेशंस की मेमोरी है, पुरानी स्मृति है। और पुरानी स्मृति वाली जो कोशिकाएं हैं इनको नियोप्लास्टिक सेल्स बोल सकते हैं। हालांकि ये अनडिफरेंशिएट सेल्स नहीं है, ये मेमोरी वाली सेल्स है। और इसमें आप इन सेल्स में जब ये सेल इकट्ठी होगी तो एपिडर्मिस के अंदर माइटोसिस होता है, वो सेल यहाँ पर एकत्रित हो जाएगी। डर्मिस की सेल यहाँ पर एकत्रित हो जाएगी। कनेक्टिव टिश्यूज की सेल यहाँ पर एकत्रित हो जाएगी। और ये सेल का जो एक्युमुलेशन है ये कुछ नर्व सेल्स के प्रोटीन्स के द्वारा कंट्रोल होता है, जिनको ग्लियल ग्रोथ फैक्टर के नाम से या ग्लियल फैक्टर के नाम से जैसे जाना जाता है। ये ग्लियल फैक्टर की वजह में सेल के अंदर माइग्रेशन होता है और वाउंड एपिथेलियम के नीचे हजारों की संख्या में सेल एकत्रित हो जाएगी और उससे एक कलिका बन जाती है, बट जिसको अपन बोल सकते हैं। और ये कलेक्शन जो होता है इसको ब्लास्टेमा बोलते हैं। अब इस ब्लास्टेमा के नीचे इस फिगर में आप जैसे देख रहे हो, ये हाथ का जैसे वर्टिकल सेक्शन दिखाया है, इसमें ऊपर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस है, डर्मिस के नीचे कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू के नीचे मसल्स दिखाई है और मसल्स के नीचे हड्डियां दिखाई है, बोन्स। अब रीजनरेशन के दौरान एक तो नर्व सेल्स में कोई चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि नर्व सेल्स में न तो डी डिफरेंशिएशन होगा न रीडिफरेंशिएशन होगा। नर्व सेल्स में कोई चेंजिंग नहीं होती है। इसके अलावा ब्लड वेसल्स जो होती है इनके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो नर्व सेल और ब्लड वेसल्स, इनके अलावा जितनी भी सेल्स हैं, जितने भी टिश्यूज हैं एम्पुटेटेड पार्ट में, उन सब के अंदर डी डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा, यानी वो अपनी अविभेदित अवस्था में कन्वर्ट होती है और किसी भी विभेदित कोशिका का अविभेदित कोशिका में रूपांतरण ये डी डिफरेंशिएशन कहलाता है। और जो जो डी डिफरेंशिएशन होगा ब्लास्टेमा की साइज बढ़ती जाएगी। इस फिगर में आप देख रहे हो हाथ के ऊपर वाउंड एपिथेलियम बन गई है। हाँ, ब्लास्टेमा स्टेज, हाँ ये ब्लास्टेमा स्टेज है। इसमें आप देख रहे हो वाउंड एपिथेलियम के नीचे अलग अलग तरह की सेल्स है वो एकत्रित हो गई है। हाँ, ये पूरी ब्लास्टेमा की फॉर्मेशन हो गई है। लेकिन ब्लास्टेमा में अनडिफरेंशिएटेड सेल्स नहीं है, ये ध्यान रखना। इसमें जितनी भी सेल्स हैं वो नियोप्लास्टिक सेल्स हैं। इसमें पुरानी स्मृति वाली कोशिकाएं हैं। अब इस ब्लास्टेमा में डी डिफरेंशिएशन द्वारा बनने वाली सेल्स हैं वो धीरे धीरे एकत्रित होगी। अब डी डिफरेंशिएशन जो होगा इसमें तीन मैकेनिज्म हो सकती है। एक तो ट्रू डी डिफरेंशिएशन, एक होता है डिपेंडेंट डी डिफरेंशिएशन, एक होता है स्यूडो डी डिफरेंशिएशन। ट्रू डिफरेंशिएशन के अंदर जो सेल होती है वो अपनी ओरिजिनल कंडीशंस में आ जाती है। मान लीजिए त्वचा की एपिडर्मिस जिस सेल से बनी थी पहले गैस्ट्रुलेशन के बाद में, वो वापस उसी रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। जिस सेल से मांसपेशियां बनी है वो सेल वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशंस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो डी डिफरेंशिएशन से जब विभेदित कोशिका पूर्ण रूप से अविभेदित हो जाए 100%, उस तरह का डी डिफरेंशिएशन कहलाता है ट्रू डी डिफरेंशिएशन। डिपेंडेंट में क्या होगा, कई बार मसल्स और कार्टिलेज के जो डैमेज टिश्यूज हैं ये दूसरी कोशिकाओं को डी डिफरेंशिएशन के लिए प्रेरित करता है, खुद चेंज नहीं होंगे। इनके जो डैमेज टिश्यू है, डैमेज सेल्स हैं, डैमेज प्रोटीन्स हैं, वो उस एम्पुटेटेड पार्ट की अन्य कोशिकाओं को डी डिफरेंशिएशन के लिए प्रेरित करता है और ये घटना कहलाती है डिपेंडेंट डी डिफरेंशिएशन। और तीसरा जो टाइप है स्यूडो टाइप का, स्यूडो टाइप में क्या होगा कि सेल की बाहर से तो आकृति सेम रहेगी, आकार और आकृति, लेकिन अंदर ही अंदर हिस्टोलॉजिकल चेंजिंग होती है। अब आप उस सेल को विभेदन से पहले देखो तो वही आकृति है, डी डिफरेंशिएशन के बाद में देखो तो भी उस सेल की वही आकृति है, लेकिन परिवर्तन जो हो रहे हैं वो उस सेल के अंदर हो रहे हैं। तो हिस्टोलॉजिकल चेंजेस यहाँ पर होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस यहाँ पर नहीं होते हैं।
तो कुल मिला के डी डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस है ये 3 टाइप का हो जाएगा। ट्रू डी डिफरेंशिएशन, जिसमें कोई भी सेल अपनी वास्तविक ओरिजिनल जो कंडीशंस थी उसमें कन्वर्ट हो जाती है। डिपेंडेंट डिफरेंशिएशन में डैमेज टिश्यू की जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, प्रोटीन्स हैं, वो अन्य कोशिकाओं को डी डिफरेंशिएशन के लिए प्रेरित करती है। और स्यूडो डिफरेंशिएशन में आकार और आकृति परिवर्तित नहीं होगी, लेकिन अंदर हिस्टोलॉजिकल चेंजिंग होती है। अब डी डिफरेंशिएशन के बाद में ये ब्लास्टेमा धीरे धीरे मोटी होती जाएगी। अब इसमें पूरे जो एम्पुटेट पार्ट जो डैमेज हुआ है उस डैमेज पार्ट को डेवलप करने की इसमें कैपेसिटी होती है, लेकिन आगे भी इसमें डाइवर्सिफिकेशन होगा और हर डाइवर्सिफिकेशन पे किसी न किसी हार्मोन्स की, किसी न किसी प्रोटीन्स की, किसी प्रकार के फैक्टर्स की, कुछ पर्टिकुलर जीन की आवश्यकता होती है, जिसको 2-वे प्रोसेस के नाम से दिखाया गया है। उसका एक मॉडल इसमें आएगा, मैं डिस्कस करूंगा। और इसकी जो लास्ट स्टेज है रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन में क्या होगा, डी डिफरेंशिएशन से जो अविभेदित कोशिकाएं बनी है वो पुनः विभेदित कोशिकाओं में कन्वर्ट होती है। अब यहां पर 3 डेफिनेशन, आप 3 टर्म है, ध्यान रखना। एक तो डिफरेंशिएशन, इसमें अविभेदित कोशिका विभेदित कोशिका में परिवर्तित होती है। डी डिफरेंशिएशन, इसमें विभेदित कोशिका अविभेदित कोशिका में परिवर्तित होती है। रीडिफरेंशिएशन, इसमें डी डिफरेंशिएशन से बनने वाली अविभेदित कोशिका वापस विभेदित कोशिका में कन्वर्ट होती है। अब कंडीशन है कि जो सेल जहां से आई थी क्या वापस उसी ऑर्गेन में कन्वर्ट होगी, या जो सेल जहां से आई है उसकी उत्पत्ति स्थल से अलग तरह की रचनाओं में कन्वर्ट होगी, या एक ही जर्मलेयर से बनने वाली अलग अलग रचनाओं का निर्माण हो सकता है। तो पुनरुद्ध ये रीडिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस है ये भी 3 टाइप का होता है, जिसमें एक मॉड्यूलेशन है, सेकंड मेटाप्लेसिया और तीसरा ट्रांसडिफरेंशिएशन। मॉड्यूलेशन में क्या होगा, डी डिफरेंशिएशन से जो सेल्स बनी है अविभेदित कोशिका, वो वापिस अपनी पेरेंटल ओरिजिन में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी जो एपिडर्मिस से सेल आई है वो वापिस एपिडर्मिस में बदल जाएगी, जो डर्मिस से सेल आई है वापिस डर्मिस में कन्वर्ट हो जाएगी, हड्डियों से जो सेल आई है वापिस हड्डियों में कन्वर्ट हो जाएगी, मांसपेशियों से जो सेल आई है वो वापिस मसल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इनका जो ओरिजिन पॉइंट होता है, पेरेंटल जो ओरिजिन है, वापिस उन्हीं में यदि ये परिवर्तित हो जाती है तो इस तरह की प्रक्रिया कहलाती है मॉड्यूलेशन या मॉडुलन। सेकेंड टाइप है मेटाप्लेसिया। मेटाप्लेसिया में क्या होगा, जर्म लेयर सेम रहती है। मान लीजिए मीजोडर्म है, मीजोडर्म से कार्टिलेज भी बनती है, मीजोडर्म से मांसपेशियां भी बनती है, मीजोडर्म से हड्डियां भी बनती है। तो कई बार क्या होता है कि कार्टिलेज की सेल बोन में कन्वर्ट हो सकती है, बोन की सेल कार्टिलेज में कन्वर्ट हो सकती है, कार्टिलेज की सेल मसल्स में कन्वर्ट हो सकती है, मसल्स की सेल बोन में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन जर्म लेयर सेम रहेगी, यानी मीजोडर्म। तो मीजोडर्म से जितने भी ऑर्गेन्स बनते हैं वो आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, और ये घटना कहलाती है मेटाप्लेसिया। और इस तरह का जो प्रोसेस होगा उसमें प्रोटीन की लोकेशन चेंज हो जाती है। मान लीजिए बोन कार्टिलेज में कन्वर्ट हो रही है तो कार्टिलेज के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स बहुत ज्यादा होंगे, इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स बहुत कम होंगे, क्योंकि कार्टिलेज में डिपोजिशन होता है। यदि कार्टिलेज मसल्स में कन्वर्ट होगी तो इसमें इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स की कंटेंट बढ़ जाएगी, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स की कंटेंट कम हो जाएगी। तो जितनी भी कार्टिलेज है, हड्डियां हैं, इनके अंदर निक्षेपण होता है, डिपोजिशन होता है। जितनी मसल सेल्स होती है उनके अंदर प्रोटीन का कंटेंट है वो बढ़ता है। तो प्रोटीन की लोकेशन है वो चेंज हो जाती है कि वो एक्सटर्नल है या इंटरनल है, और इस तरह का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा इसको मेटाप्लेसिया के नाम से जाना जाता है। तीसरी जो टाइप है ट्रांसडिफरेंशिएशन। अब इसमें क्या होगा कि जर्म लेयर भी चेंज हो जाती है। मान लीजिए एपिडर्मिस की सेल है वो एक्टोडर्म से बनती है, ये एपिडर्मिस की सेल हड्डियों में कन्वर्ट हो सकती है। हड्डियां मेसोडर्म से बन रही है, ये सेल स्किन के एपिडर्मिस में कन्वर्ट हो सकती है। तो यहां पर जर्म लेयर भी चेंज हो जाती है, और इस तरह का जो रूपांतरण होगा इसको ट्रांसडिफरेंशिएशन के नाम से जाना जाएगा। अभी इन 3 ही एस्पेक्ट्स को आप सबसे पहला जो मॉड्यूलेशन था इसके अंदर फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों में चेंजिंग नहीं है। मेटाप्लेसिया में फिनोटाइप में भी चेंजिंग होती है, जीन्स में भी चेंजिंग होती है, एपीजीन्स में। और ये जो प्रोसेस है इसमें फिनोटाइप में भी चेंजिंग होती है और जीनोटाइप में भी चेंजिंग होती है, एपीजीन नहीं है यहाँ पर।
तो ये तीनों प्रोसेस है, मॉड्यूलेशन, मेटाप्लेसिया और ट्रांस डिफरेंशिएशन। तो इस तरह ये रीजनरेशन जो है वो 4 पदों में कंप्लीट होगा। प्री ब्लास्टेमा स्टेज, ब्लास्टेमा स्टेज, उसके बाद में डी डिफरेंशिएशन स्टेज और लास्ट में री डिफरेंशिएशन स्टेज। अब मान लीजिए हाथ डैमेज हो गया या पैर डैमेज हो गया है, अब इसमें मान लीजिए कलाई से जैसे डैमेज हुआ तो आगे का हाथ है वो बन जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए एल्बो से कट हो गया तो यहाँ पर रेडियोला बन जाएगी, हाथ बन जाएगा। अपने ह्यूमरस ही डैमेज हो गया तो आगे का पार्ट बन जाएगा। लेकिन पेक्टोरल गर्डिल यदि पूरी निकल गई उस केस में रीजनरेशन नहीं होता है। तो रीजनरेशन के अंदर पॉलरिटी भी पाई जाती है और इसको बोलते हैं रूल ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल ट्रांसफॉर्मेशंस। और इसके फिगर में आप देखो, ये जैसे फाइनल स्टेप है इसकी। अब इसमें आप देख रहे हो पूरा डैमेज जो पार्ट था, इसके अंदर अंगुलियां हैं, अंदर कार्पल्स हैं, मेटाकार्पल्स हैं, स्किन है, सारी इसके अंदर डेवलप हो गई है। और ये मॉर्फोजेनेसिस और हिस्टोजेनेसिस का जो प्रोसेस होगा इसमें 3 स्टेज डेवलप होती है। सबसे पहली जो प्रावस्था है ये है कॉन स्टेज। कॉन स्टेज में क्या होगा, ब्लास्टोमा के बाद में इसमें ग्रोथ होती है और इसकी आकृति शंकु रूपी हो जाती है, कॉनिकल शेप, इसलिए इसको कॉन स्टेज के नाम से जाना जाता है। अब यही शंकु रूपी अवस्था बाद में चमचे जैसी, हलवा डालने का जो पतला जो होता है, पैडल शेप या पतवार के जैसी, उस तरह की रचना में कन्वर्ट हो जाएगी। और पतवार स्टेज के बाद में फिर इसके अंदर अंगुलियां बननी स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले 1 अंगुली बनती है, उसके बाद 3 अंगुली बनती है, उसके बाद 4 बनती है, 5 बनती है। इसको नॉर्थ स्टेज बोलता है। तो कौन स्टेज कन्वर्ट होती है पैडल स्टेज में, पैडल स्टेज कन्वर्ट होती है नॉर्थ स्टेज में। और नॉर्थ स्टेज में चूंकि अपनी बॉडी पेंटाडेक्टाइल है तो जितनी अंगुलियां होगी उतनी बन जाएगी। सैलामेंडर में जैसे 4 ही अंगुलियां होती है, 4 बन जाएगी। अब इनके सीक्वेंशियल फीचर्स आप देखो। ये पहली स्टेप है, कलाई से जैसे एम्पुटेशन किया आपने सैलामेंडर की टांगों का, ये एम्पुटेशन पॉइंट पर ब्लास्टेमा बन गई है। ये ब्लास्टेमा फिर शंकु रूपी रचना में कन्वर्ट हो रही है, कॉन फेस। ये शंकु रूपी रचना बाद में पैडल शेप में कन्वर्ट हो रही है। इस पैडल शेप में पहली अंगुली बन रही है, फर्स्ट टो। इसके बाद में इसमें 3 अंगुलियां बन रही है, 3 टो। इसके बाद में 5 अंगुलियां बन रही है, 5 टो। तो जो भी डैमेज पार्ट होगा, आप यहां से कन्वर्ट कर रहे हो आगे पार्ट बन जाएगा, यहां से डैमेज कर रहे हो आगे का पार्ट सीक्वेंशियल में बनेगा। लेकिन फॉर्मेशन है उसमें पीछे वाला ऑर्गन पहले बनेगा, ह्यूमरस पहले बनेगी, रेडियोला बाद में बनेगी। यहां पर थोड़ा बहुत चेंजिंग होती है। कई बार मेटाकार्पल पहले बनती है, कार्पल बाद में बनती है। कई बार टार्सल पहले बनती है, मेटाटार्सल बाद में बनती है। तो हथेली वाला जो क्षेत्र है इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग देखने को मिलती है। हाँ, ये सीक्वेंशियल पार्ट एम्बाइस्टोमा का। ये फर्स्ट जो फिगर है ये इंटैक्ट पूरी भुजा है। इस भुजा को यहां से एम्पुटेट किया, इसके अंदर ब्लास्टेमा बने, ब्लास्टेमा फिर कॉनिकल स्टेज में कन्वर्ट हो रही है। उसके बाद इसमें रेडियोला बन रही है, उसके बाद एक एक करके इसमें अंगुलियां बनती है और लास्ट में ये पूरा जो लिम्ब है, पूरी भुजा है वो डेवलप हो जाती है। और इसी फिगर की एक फ्लैश एनिमेशन है इसमें, वो भी आप देखो। ये शायद इसमें सॉफ्टवेयर नहीं है, सपोर्ट नहीं कर रहा है फ्लैश एनिमेशन का। इसमें एनिमेशन है, एक एक स्टेज है वो दिख रही है इसमें। ये मॉडल है इसका 2A मॉडल, इसको आप ध्यान से देखो। मान लो किसी भी पार्ट्स में डैमेज हुआ, इंजरी हाथ में मान लीजिए। अब हाथ में जब भी इंजरी होगी तो सबसे पहले वाउंड क्लोजर होता है, यानी घाव के ऊपर एपिथेलियम बन जाएगी, ब्लड की क्लोटिंग हो जाएगी। अब घाव के ऊपर जब एपिथेलियम बन गई, उसमें नर्व सेल से प्रोटीन सिक्रीट होते हैं, GGF, इसको बोलते हैं ग्लियल ग्रोथ फैक्टर। और ग्लियल ग्रोथ फैक्टर जब सिक्रीट होता है उसमें सेल्स के अंदर प्रोलिफरेशन होता है, यानी सेल्स की संख्या बढ़ती है डिवीजन के द्वारा, और ये सेल माइग्रेट करके घाव की एपिथेलियम के नीचे आके एकत्रित हो जाती है। तो ये तो स्टार्टिंग फेज है ब्लास्टेमा से पहले की। घाव हुआ, घाव के ऊपर वाउंड एपिथेलियम बन गया, और वाउंड एपिथेलियम बनने के बाद में नर्व सेल से ग्लियल ग्रोथ फैक्टर सिक्रीट होंगे। इन फैक्टर सिक्रीट होने से सेल्स में प्रोलिफरेशन होता है, प्रचुरोध भवन होता है, और ये सेल माइग्रेट करके घाव की एपिथेलियम के नीचे आके एकत्रित हो जाती है।
अब इस स्टेज में इसको फिर सिग्नल चाहिए। अब मान लो इस स्टेज में यदि सिग्नल नहीं मिलता है, उस केस में केवल त्वचा बन जाएगी और घाव जो है वो भर जाएगा, लेकिन आगे के ऑर्गन्स नहीं बनेंगे। तो अपने मैमल्स में जो है वो इस तरह का मैकेनिज्म पाया जाता है। अब आप सेलामेंडर के केस में आप देखो, माउथ एपिथेलियम, माउथ एपिथेलियम बाद में जीजीएफ स्रावित हुआ, सेल में प्रोलिफरेशन हुआ, सेल माइग्रेट करके घाव की एपिथेलियम नीचे एकत्रित हो गई। अब यहां पर दूसरा फैक्टर रिलीज होगा, ये होता है एनटीएफ, न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। ये भी नर्व सेल से ही रिलीज होता है और न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर जब सीक्रेट होगा उसमें डी डिफरेंशिएशन का प्रोसेस चालू होता है। उस केस में हाथ या पैर की जो भी विभेदित कोशिकाएं होती है वो सारी अविभेदित कोशिकाओं में कन्वर्ट होगी, सिवाय ब्लड वेसल्स को छोड़कर और नर्व सेल्स को छोड़कर। इसके अलावा जितनी भी रचनाएं हैं सारी अविभेदित कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये अविभेदित कोशिकाओं का झुंड बन जाएगा, क्लम्प, और इस क्लम्प को बोलते हैं ब्लास्टेमा। अब इस ब्लास्टेमा के अंदर दो तरह की सेल्स हैं, एक तो नियोप्लास्टिक सेल जिसमें पुरानी मेमोरी है अपने घर की, और डी डिफरेंशिएशन से बनने वाली अविभेदित कोशिकाएं। तो ब्लास्टेमा है, इट इज एन एग्रीगेशन या इट इज एन ग्रुप ऑफ नियोप्लास्टिक सेल एंड डी डिफरेंशिएटेड सेल्स। अब इस ब्लास्टेमा बन गया, ब्लास्टेमा बनने के बाद में फिर इसको एक स्टिमुलेशन और चाहिए, और ये स्टिमुलेशन होता है एफजीएफ, फाइब्रिन ग्रोथ फैक्टर, और ये कार्टिलेज के द्वारा स्रावित होता है। फाइब्रिन ग्रोथ फैक्टर जो होता है ये सबसे पहले कॉन्ड्रोजेनेसिस करेगा, यानी कार्टिलेज की फॉर्मेशन। पहले कार्टिलेज बनेगी, उसके बाद में डर्मिस है, कनेक्टिव टिश्यूज है, मसल्स है, हड्डियां हैं, उनकी फॉर्मेशन बाद में होती है। और एफजीएफ जब साबित होगा तो फिर लिम्ब रीजनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके अंदर वही कॉनिकल शेप फेज बनेगी, पेडल फेज बनेगी, फर्स्ट टो बनेगा, 3 टो बनेगा, 5 टो बनेगा। पूरी भुजा डैमेज हो जाती है तो उसमें स्टाइलोपोडियम बनता है, यानी ह्यूमरस वाला पार्ट। उसके बाद जिगोपोडियम बनता है, यानी रेडियोल्ना वाला पार्ट। उसके बाद ये हथेली रंगलिया बनती है, ओटोपोडियम वाला पार्ट। तो स्टाइलोपोडियम, जिगोपोडियम, ओटोपोडियम, और इसके अंदर भी पोलरिटी है। अब ये नहीं कि अंगुलियां पहले बन गई और ह्यूमरस बाद में बन गई है, ऑर्गन में भी पोलरिटी है। अपने बॉडी में जब भी डेवलपमेंट होगा उसमें 4 तरह की पोलरिटी आपको देखने को मिलेगी। एक तो एंटीरियर पोस्टीरियर, शरीर का ऊपर वाला भाग, पीछे वाला भाग, और अगर भाग में जो रचनाएं हैं वो पहले बनती है। हेड पहले बनता है, आंखें बाद में बनती है, नाक बाद में बनता है, होठ बाद में बनता है। एक तो एंटीरियर पोस्टीरियर पोलरिटी। एक अपनी बॉडी में होती है डॉर्सो वेंट्रल पोलरिटी। आपकी पीठ है ये डॉर्सल सरफेस है, आपका चेस्ट जो है ये वेंट्रल सरफेस है। और जब भी एनिमल बनता है तो डॉर्सल सरफेस पहले बनती है, वेंट्रल सरफेस बाद में बनती है। ये डॉर्सो वेंट्रल पोलरिटी। दूसरी होती है प्रॉक्सिमल डिस्टल पोलरिटी, और ये मेनली हाथों में, टांगों में पाई जाएगी। तो ये हाथ का जैसे प्रॉक्सिमल पार्ट है, ये डिस्टल पार्ट है। तो यहाँ पर भी गर्डिल बनेगी, फिर ह्यूमरस बनेगी, फिर रेडियोल्ना, फिर कार्पल, मेटाकार्पल, लास्ट में फेलिंजेस। और एक होती है लेफ्ट राइट, ये पोलरिटी, बॉडी का लेफ्ट पार्ट, बॉडी का राइट पार्ट। और लेफ्ट और राइट पार्ट जो होता है ये पहले क्लीवेज से डिसाइड हो जाता है। यदि पहला क्लीवेज एकदम सिमेट्रिकल है, मेरिडियनल टाइप का है, तो आपकी बॉडी में बायलैटरल सिमेट्री बनेगी। यदि पहले क्लीवेज में छोटी बड़ी सेल बन गई, क्योंकि कई बार स्पिंडल है वो शिफ्ट हो जाता है, स्पिंडल शिफ्ट हो गया तो एक सेल छोटी बनेगी, एक सेल बड़ी बनेगी। उस केस में आपकी बॉडी का हो सकता है लेफ्ट पार्ट छोटा हो, राइट पार्ट बड़ा हो। उस केस में प्रॉपर द्विपार्श्व संहिता जो होती है वो नहीं बन पाती। तो ये एक रीजनरेशन का एक मॉडल है, ग्राफिकल मॉडल, जिसको मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं। शरीर में जहां भी डैमेज होगा, घाव होगा, वहां पर सबसे पहले वाउंड एपिथेलियम बनती है। और वाउंड एपिथेलियम बनने के बाद में तंत्रिकाओं के द्वारा, नर्व सेल्स के द्वारा ग्लियल ग्रोथ फैक्टर स्रावित होगा। ये फैक्टर जितनी भी सेल्स है उनके अंदर सेल डिवीजन को प्रेरित करता है, और ये सेल माइग्रेट करती है। अब सेल माइग्रेट कर रही है, इट मीन्स इन सेल्स में टाइट जंक्शंस नहीं है। सेल में टाइट जंक्शन खत्म हो गया है, इन सेल में स्यूडोपोडिया बन जाते हैं, और ये सारी सेल अमीबोइड मूवमेंट के द्वारा इस घाव की एपिथेलियम के नीचे माइग्रेट कर रही है। अब घाव की सतह जब भर गई, उसके बाद में यदि इसको सिग्नल नहीं मिलेगा तो त्वचा बन जाएगी, और घाव के नीचे जो भी खाली जगह है वो फिलअप हो जाती है, पूरा घाव भर जाता है। अब ये इसको यदि न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर यदि मिलता है, उस केस में ये जितनी भी विभेदित कोशिकाएं होती है उनको अविभेदित कोशिकाओं में कन्वर्ट करेगा, सिवाय ब्लड वेसल्स और
नर्व सेल्स को छोड़कर। अब डी डिफरेंशिएटेड सेल जो जो इकट्ठी होगी ये ब्लास्टेमा बन जाएगा। अब ये ब्लास्टेमा है, इसमें पूरे जो डैमेज पार्ट है उसको डेवलप करने की कैपेसिटी है। कुछ एनिमल के ब्लास्टेमा में पूरे एनिमल को डेवलप करने की कैपेसिटी है, वो 100% टोटिपोटेंट है। और इस ब्लास्टेमा में जब एफजीएफ स्रावित होगा, फाइब्रिन ग्रोथ फैक्टर, उस केस में आगे का जो डैमेज पार्ट है वो बनेगा। लेकिन पहले कॉन्ड्रोजेनेसिस होगा, कार्टिलेज बनेगी, ये ध्यान रखना। उसके बाद में मांसपेशियां बनती है, कनेक्टिव टिश्यूज बनते हैं, बोन्स बनती हैं, और कोई प्रोटीन्स हैं वो सिंथेसिस होते हैं। तो ये एक रीजनरेशन का एक मॉडल है एक्सप्लेनेशन के लिए। हाँ, एक ये यूट्यूब का लिंक भी है, मैंने व्हाट्सएप पे भी लगाया, स्टेटस पे आप देखना। कंप्यूटराइज मूवी है एनिमेशन की, 1.5 मिनट की, इसमें कैसे रीजनरेशन होता है वो उसके अंदर दिखाया है। अब एक क्वेश्चन है कि ब्लास्टेमा की उत्पत्ति कहां से होती है। आपने पार्ट डैमेज किया, क्या ब्लास्टेमा की सेल वहां से आएगी या बॉडी के किसी दूसरे पार्ट से माइग्रेट करके आएगी। अब इस केस में दोनों ही तरह की एविडेंस है वो देखने को मिलती है। मान लीजिए फ्रॉग है, सैलामेंडर है, एम्बाइस्टोमा है, अपनी बॉडी है, इसमें जो ब्लास्टेमा की सेल्स बनेगी वो एम्पुटेशन के पॉइंट पे बनती है, यानी जहां से हथेली आपने काटी है तो यहीं पर ही ब्लास्टेमा की सेल्स बनेगी। लेकिन प्लेनेरिया के केस में आपने मान लीजिए पूरी बॉडी को, अपने हाथ को यदि काट दिया, अब हिसाब से हाथ जो यहां पर है वहां पर ब्लास्टेमा की सेल्स बननी चाहिए, लेकिन प्लेनेरिया में क्या होता है, ब्लास्टेमा की सेल बॉडी के दूसरे पार्ट से भी माइग्रेट करके आ जाती है। तो ब्लास्टेमल सेल्स की ओरिजिन दो तरह की है, सेम लोकेशन में यानी इन सीटू, और दूसरी जगह भी हो सकती है। तो ये उत्पत्ति के बारे में कंसेप्ट है ब्लास्टेमल सेल्स की ओरिजिन। जहां बनेगी उसको लोकल एरिया बोलेंगे, लोकल ओरिजिन, और दूसरी जगह से माइग्रेट करके आ रही है, इसका मतलब वो डिस्टेंट लोकेलिटी की सेल्स है। अब तंत्रिकाएं जो होती है इसका बहुत बड़ा रोल है रीजनरेशन के दौरान। अब इसमें हजारों तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, कुछ मेन कंक्लूजन्स में इसमें कलेक्ट करके लाया हूं। मान लीजिए जिस हाथ में नर्व सेल्स हैं उसमें यदि एम्पुटेशन हुआ, उसमें पुनरुद्भवन हो जाएगा। यदि आपने हाथ की नर्व्स को डिसेक्शन करके निकाल दिया और उसके बाद में आपने हाथ को काटा, रीजनरेशन नहीं होगा। यदि जन्म से ही नर्व सेल्स नहीं है, उस केस में यदि एम्पुटेशन होता है, रीजनरेशन हो जाएगा। यदि एम्पुटेशन हो गया, ब्लास्टेमा बन गई, और उसके बाद में आपने नर्व सेल्स को डिसेक्शन करके निकाल दिया, रीजनरेशन हो जाएगा। तो नर्व से रिलेटेड कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स, हजारों एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, और इसमें कुछ मेन कंक्लूजन्स हैं वो मैं यहां शेयर करूंगा। सभी तरह की नर्व सेल जितनी भी होती है, चाहे वो बाइपोलर हो, चाहे एपोलर हो, चाहे यूनिपोलर हो, चाहे स्यूडो यूनिपोलर हो, सभी नर्व सेल्स का रीजनरेशन में योगदान होता है, 100% डिपेंडेंट। इफ नर्व सेल डिसेक्टेड आउट, नर्व सेल को आपने विच्छेदन करके निकाल दिया, रीजनरेशन नहीं होगा, नो रीजनरेशन। प्रोन में यदि नर्व गैंग्लियन को रिमूव कर दें और इस गैंग्लियन को आप किसी दूसरी जगह यदि प्रत्यारोपित कर दो, तो वहां पर नए हेड का निर्माण हो जाता है। यानी प्रोन के नर्व गैंग्लियन में इंडक्शन की कैपेसिटी भी है। इस गैंग्लियन को आपने यदि प्रोन की टेल पार्ट में लगा दिया, एब्डोमेन पार्ट में लगा दिया, तो वहां पर एक नया हेड बन जाएगा। इसका मतलब इस गैंग्लियन में प्रेरण की क्षमता भी है। इफ नर्व रिमूव्ड आफ्टर एम्पुटेशन, एम्पुटेशन के बाद में यदि आपने नर्व रिमूव कर दी, रीजनरेशन नहीं होगा। इफ नर्व रिमूव्ड आफ्टर लिम्ब बड फॉर्मेशन, लिम्ब बड बनने के बाद में यदि नर्व सेल्स को हटा रहे हैं, रीजनरेशन होता है। इन एम्बाइस्टोमा इफ स्पाइनल कॉर्ड इज रिमूव्ड, पूंछ नहीं बनेगी इसमें। इफ नर्व पैरालाइज्ड बिफोर एम्पुटेशन, तंत्रिकाओं में लकवा आ जाए, पैरालाइज आ जाए, उस केस में भी रीजनरेशन नहीं होगा। इफ नर्व एब्सेंट फ्रॉम एम्ब्रियो, यदि जन्म से ही हाथों के अंदर, पैरों के अंदर तंत्रिकाएं नहीं है और वो हाथ यदि कट जाता है, तो उस हाथ के अंदर रीजनरेशन हो जाता है, घाव भर जाता है। तो ये कुछ कंक्लूडिंग रिसर्च की फाइंडिंग्स है नर्व से रिलेटेड। और ओवरऑल रीजनरेशन के लिए नर्व सेल्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नर्व सेल से ग्लियल ग्रोथ फैक्टर निकल रहा है, नर्व सेल से न्यूरोट्रोफिक फैक्टर्स निकल रहा है, और ये दोनों फैक्टर रीजनरेशन के अंदर बहुत भूमिका है वो प्ले करते हैं। हाँ, इसके बाद फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या हो सकते हैं रीजनरेशन के दौरान।
तो पुनरुद्धान के दौरान पहले कैटाबोलिक प्रोसेस होता है, क्योंकि सेल डैमेज हो गई है और सारी सेल डिफरेंशिएट हो रही है और उस एरिया को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है। तो पहले स्टार्टिंग में जितने भी चेंजेस होंगे वो सारे कैटाबोलिक चेंजेस होंगे, और कैटाबोलिक चेंजेस जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद एनाबोलिक चेंजेस है वो स्टार्ट होते हैं। मेन कैटाबोलिक चेंजेस में जितने भी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर टिश्यू को डाइजेस्ट करना है। कार्टिलेज यहाँ पर डाइजेस्ट होगी, मसल डाइजेस्ट होगी, बोन का जो डिपोजिशन है वो डाइजेस्ट होगा। तो जितने भी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं वो यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे। अब प्रोटीन का जब डिग्रेडेशन होगा, डाइजेशन होगा, तो फ्री एमिनो एसिड्स की मात्रा बढ़ जाती है और ये एमिनो एसिड आगे चलकर एक पूल का काम करेगा। इन एमिनो एसिड को वापस रीयूटिलाइज कर लिया जाएगा दोबारा पॉलीमराइजेशन के लिए, पॉलीमर फॉर्मेशन के लिए। आरक्यू का मान यहाँ पर कम हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा बन जाता है, और लैक्टिक एसिड जब इकट्ठा हो जाता है तो आरक्यू का मान यहाँ पर कम हो जाएगा। और उसके बाद में जब ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट होगा, हिस्टोजेनेसिस स्टार्ट होगा, उसमें आरक्यू का मान वापस बढ़ जाता है। तो स्टार्टिंग में ये कैटाबोलिक चेंजेस हैं, और कैटाबोलिक चेंजेस जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद में एनाबोलिक परिवर्तन स्टार्ट होंगे, और इसमें आप देख रहे हो आरक्यू का मान वापस बढ़ता है, लैक्टिक एसिड की मात्रा कम हो जाती है, जितने भी एमिनो एसिड जो पहले बने थे वो वापस प्रोटीन्स में कन्वर्ट होंगे अलग अलग टाइप के। साइटोप्लाज्म में आरएनए की मात्रा बढ़ती है, पोटेशियम की मात्रा सोडियम से ज्यादा हो जाती है, और इन सभी परिवर्तनों के साथ साथ उस एनिमल की एड्रिनल ग्लैंड्स, उस एनिमल की थायराइड ग्लैंड्स और उस एनिमल की पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये भी एक रोल प्ले करती है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से भी ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है, थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन साबित होता है, उसका भी एनाबोलिक इफेक्ट होता है। और एड्रिनल ग्लैंड, क्योंकि हाथ एम्पुटेशन हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तलवारें चल रही है, कहीं भी घाव हो गए, भुजाएं कट गई, तो ये इमरजेंसी का हार्मोन है, और इस केस में एड्रेनलिन हार्मोन भी यहाँ पर साबित होगा, और ये तीनों ग्रंथियां मिलके इस रीजनरेशन के प्रोग्राम को भी रेगुलेट करती है। हाँ, इसके बाद में कौन कौन से कारक हो सकते हैं, फैक्टर्स, ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। विटामिन ए जो है एक, इसका बहुत बड़ा रोल है। विटामिन ए की यदि कम मात्रा हो तो ये एनाबोलिक होगा, विटामिन ए की यदि बहुत ज्यादा मात्रा है इसका इफेक्ट कैटाबोलिक होगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपने देखा होगा, रसिया के अंदर जो कुत्ते होते हैं उनकी बॉडी में बाल बहुत घने होते हैं, क्योंकि तापमान माइनस में आ जाता है, और माइनस में तापमान होता है तो बॉडी के बाल हैं वो उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। तो रशियन है, एस्किमो लोग जो होते हैं बर्फ के घरों में जो रहते हैं, वो अपने कुत्तों को लिवर नहीं खिलाते हैं कभी भी, मृत जानवर का, क्योंकि लिवर में विटामिन ए होता है, और विटामिन ए के कारण वो जानते हैं कि विटामिन ए यदि खिलाएंगे तो कुत्ते के बाल झड़ जाएंगे, और इसमें सर्दी सहन करने की क्षमता कम होती है। जितने भी बंगाली लोग हैं देखा होगा गंजे होते हैं सारे, मैं भी बंगाली हूँ, आई एम बोर्न इन कलकत्ता। मछलियां खूब खाई है मैंने, छोटा था तब। मछलियों में विटामिन ए होता है, और विटामिन ए ज्यादा खाओगे तो सर के बाल जो होते हैं वो झड़ जाते हैं। ये टीरेटोजेनिक इफेक्ट है। कम डोज में तो इसका एनाबोलिक है, लेकिन ज्यादा डोज में इसका टीरेटोजेनिक प्रभाव है। तो विटामिन ए का बहुत बड़ा रोल है, और कई बार ये एक्सपेरिमेंट हमने किए हैं बीकानेर में, डॉक्टर ओपी जांगिट मेरे गाइड है। तो मेंढक के टेडपोल लार्वा भी जैसे एक्सपेरिमेंट हम करते थे, टेडपोल लार्वा की भुजा जैसे काट दी, और जो बॉल होती है पेटी डिश, उसमें विटामिन ए का पाउडर जैसे डाल दिया, रेटिनोइक एसिड का कम मात्रा में, ज्यादा मात्रा में, 5 अलग अलग तरह की। तो उसमें देखा है कि कुछ के अंदर तो नॉर्मल रीजनरेशन हुआ, और कुछ टेडपोल में हाइपर रीजनरेशन हो गया, यानी डैमेज पार्ट के पीछे का भी जो पार्ट था वो भी इसमें दोबारा बन गया। कुछ टेडपोल में आइडेंटिकल ट्विन लिप बन गई, यानी भुजा को यहां से काटा और 5 उंगलियां इधर, 5 उंगलियां इधर, यानी 10 उंगलियां वाली हथेली उन टेडपोल ने बनी देखी है, इनको आइडेंटिकल ट्विन लिप्स। ये भी एक तरह का हाइपर रीजनरेशन का एग्जाम्पल है, एक तरह का सुपर रीजनरेशन का एग्जाम्पल है। यदि घाव वाले एरिया में कम वोल्ट का डीसी करंट यदि दिया जाए, ये नहीं हो कि आप 50 वोल्ट 60 वोल्ट का झटका देगा, लेकिन 1 मिली वोल्ट, 2 मिली वोल्ट, 5 मिली वोल्ट, तो हल्के मिली वोल्ट का यदि डीसी करंट, एसी करंट नहीं, डायरेक्ट करंट यदि दिया जाए, उस केस में भी घाव के बढ़ने की क्रिया प्रेरित होती है। ऑक्सीजन सप्लाई यदि प्रॉपर रहेगी, रीजनरेशन फास्ट होगा।
यदि उस एनिमल को प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिल रहा है, उस केस में रीजनरेशन स्टार्ट होगा। और ये आपने देखा होगा, अपने जो बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं, मेल न्यूट्रिशन होते हैं, उनमें घाव धीरे धीरे बढ़ता है। जिन आदमियों को हेल्दी डाइट होती है, उनका घाव जल्दी बढ़ता है। तो रीजनरेशन ये न्यूट्रिशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और टेम्परेचर के द्वारा भी ये कंट्रोल होता है। बहुत कम यदि तापमान है, रीजनरेशन नहीं होगा, या होगा तो बहुत स्लो। बहुत ज्यादा तापमान है, उस केस में एंजाइम डीनेचर हो जाता है, रीजनरेशन नहीं होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है, उसके अंदर पुनरुत्थान की क्रिया है वो कंट्रोल होती है। और हाँ, इस टॉपिक से रिलेटेड रेफरेंसेज हैं कुछ, ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं, और ये मेरे पास पर्सनल पड़ी है सारी। स्कॉट एफ गिलबर्ट, इसमें दुनिया की सबसे बेस्ट बुक है। जॉय वी फिलिप, ये मेरे पास है। फिलिप ग्रांट, ये बुक मेरे पास है। डिजेल होल्डर, ये किताब मेरे पास है, रैंडम हाउस का पब्लिकेशन है। वॉलपर्ट की बुक मेरे पास पड़ी है। सॉन्डर की किताब मेरे पास है। विलियम लूमिस है। डेवनपोर्ट है। बेरिल है, ये बहुत पुरानी किताब है। और जो क्लासिकल एम्ब्रियोलॉजी के जो चैप्टर है, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, कैस्ट्रेशन, वो इस बुक में बेस्ट है। और बैलेंस की है, ये रामायण है, एम्ब्रियोलॉजी की पुरानी किताब है 1960 की। और ये कुछ रेफरेंसेज है। और ये सारी किताबें मेरे को एक कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है पीटर ब्रायंट, और ये 90 की बात होगी, 90 की। और इनको मैंने एक लेटर लिखा, और लेटर लिखने के बाद में इन्होंने करीब 10-11 एम्ब्रियोलॉजी किताबों का ये बंडल मेरे को इन्होंने भेजा, गिफ्टेड। और गिलबर्ट का पहला एडिशन इससे पीटर ब्रायंट ने मेरे को भेजा, वो बुक मेरे पास पड़ी है। इसमें इनका 10वां एडिशन आ गया है मार्केट में। तो नए एडिशन में नित नई चेंजिंग इसमें होती है। तो ये ओवरऑल इस चैप्टर के बारे में। कोई क्वेश्चंस हो? इस दिशा में रिसर्च चल रही है, और कॉन्ड्रोजेनेसिस का पैटर्न, मस्कुलर ग्रोथ का पैटर्न यदि रेगुलेट हो जाता है, तो भविष्य में संभावना है कि इस तरह की पॉसिबिलिटी हो, पहले वर्तमान में भी पॉसिबल है। सिग्नल मिलेगा, लेकिन फिर भी अपनी बॉडी में डैमेज जो ऑर्गन्स हैं, उनको डेवलप करने की कैपेसिटी नहीं है। हाँ, यंग एम्ब्रियो यदि हो, मान लीजिए किसी एम्ब्रियो में अबॉर्शन हो गया, 8 महीने का एम्ब्रियो है गर्भावस्था का, और उस केस में यदि एम्पुटेशन हो गया, तो उस केस में उसमें रीजनरेशन हो सकता है। क्योंकि जो जो आदमी की आयु बढ़ेगी, रीजनरेशन कैपेसिटी भी लॉस्ट हो जाती है, घाव के बढ़ने की क्षमता भी धीरे धीरे कम हो जाती है। हाँ, और नर्व सेल है, लेकिन अपनी बॉडी में नर्व सेल है, वो केवल स्टार्टिंग वाला जो फैक्टर होता है जीजीएफ, ग्लियल ग्रोथ फैक्टर, वही स्रावित करती है, और उस फैक्टर से आपकी स्किन बन जाएगी, यानी एपिथेलियम। और अपनी नर्व सेल्स का अलग फंक्शन है। आपकी नर्व सेल में इरिटेबिलिटी भी है, रिसेप्शंस भी है, इंपल्स का प्रोपिगेशंस भी है, लेकिन रिपेयरिंग कैपेसिटी इसमें नहीं है। और इसके पीछे मेन जो रीजन है वो न्यूक्लियस, नर्व सेल में माइटोसिस नहीं होता। हाँ ठीक है, एक्सॉन डैमेज हो गया, उसकी ग्रोथ हो जाएगी। आजकल इस तरह के न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स के मेडिसिन ये मार्केट में आती है। तो आपको मान लीजिए हाथ छूना है, हाथ धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, तो नर्व सेल्स में वो ग्रोथ करता है। क्वेश्चन पूछे हैं? और कोई क्वेश्चन? सेकेंड ईयर के बच्चे बैठे हैं। हाँ, टेल में खत्म नहीं होगा, धीरे धीरे खत्म होगा।
हाँ, पूंछ आपने काटी तो पहले मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की है, तो नई जो बनेगी वो 4.5 सेंटीमीटर की होगी। आपने उस पूंछ को दोबारा काटा, 4 सेंटीमीटर की होगी, और लास्ट में जाते जाते ये कैपेसिटी फिर धीरे धीरे कम हो जाती है। सिग्नलिंग है, और इसमें हर सेल है वो रिजुविनेट होना भी चाहती है। अब रीजनरेशन है वो एक तरह का अलैंगिक जन्म है। अलैंगिक जन्म में कोई जेनेटिक एक्सचेंज नहीं हो रहा है, कोई जीन का क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और इसके अंदर रिजुविनेशन नहीं होता है। तो पैरामीशियम में जैसे आपने देखा होगा, पैरामीशियम में प्लस और माइनस पैरामीशियम, अरे मेल फीमेल नहीं है वो, प्लस माइनस से पैरामीशियम यदि एक दूसरे के संपर्क में भी आ जाते हैं और दोनों के बीच में यदि जेनेटिक एक्सचेंज भी नहीं हो जाता है, तो भी अपने का वो एनर्जाइज फील करता है। अपने लड़कों में भी आपने किसी लड़की से हाथ मिला लिया, आपकी फीलिंग अलग तरह की होगी। दिस इज जस्ट कॉन्टैक्ट। बूंदी इसमें कैसे होगा? हेलो, 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 आवाज आने की इस पे? राजस्थान के अदर कॉलेज से कोई क्वेश्चन पूछना चाहें? नो क्वेश्चन। हेलो, बूंदी कॉलेज से। हाँ नहीं सर, थैंक यू सर। क्वेश्चन नहीं है यहाँ से किसी बच्चे का। अच्छा, ओके सर। हाँ ओके सर, थैंक यू। हाँ, अब इसमें कुछ एक एनिमेशन है, मैं आपको दिखाता हूं मैं। ये डॉक्टर ओपी जहांगीर, अपने इंडिया में जो डेवलपमेंट बायोलॉजिस्ट है उनका नाम मैं शेयर करना चाहूंगा। इंडिया के सबसे पहले जो डेवलपमेंटल बायोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर नियाजी, IA नियाजी, इकबाल अहमद नियाजी, और राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर से इंटरनेशनल लेवल के, और डॉक्टर ओपी जहांगीर इन्हीं के स्टूडेंट हैं, और मैं डॉक्टर ओपी जहांगीर का। तो नियाजी साहब के अंदर में डॉक्टर के शर्मा, अजमेर यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर रहे हैं, वो भी एम्ब्रियोलॉजिस्ट है माने हुए, और एक शाहीना आलम मुस्लिम लेडी है, वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, और डॉक्टर ओपी जहांगीर। और अब राजस्थान में एम्ब्रियोलॉजी में कोई रिसर्च नहीं, थोड़ा बहुत वर्क है वो बीकानेर में हुआ है, वो मैंने किया है, दिग्विजय सिंह जी ने किया है, प्रकाश आचार्य उन्होंने किया है, और कुछ जो वर्क है वो भुवनेश्वर, उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में हुआ है, जहां पर SK दत्ता है, एक P मोहांती है, एक डॉक्टर हेज मड्डी है, और इंटरनेशनल लेवल पे पीटर ब्रायंट है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, और एक मैडन, जो जिसमें ओपी जहांगीर यहाँ वर्क कर रहे थे, उसी समय मैडन जो अमेरिकन साइंटिस्ट है, वो भी विटामिन ए पे रिसर्च कर रही थी, और उनका सबसे पहला जो आर्टिकल था वो आइडेंटिकल ट्विन पे पब्लिश हुआ नेचर मैगजीन में, और उसी आर्टिकल को फॉलो करके फिर ये वर्क डॉक्टर ओपी जहांगीर ने किया। तो जहांगीर साहब ने रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हैं, एम्फीबिया पे किए हैं, गिनी पिग पे किए हैं, रेबिट के ऊपर किए हैं, और ह्यूमन के ऊपर भी इच्छा थी। उन्होंने टैडपोल में थर्ड आई को भी डेवलप किया, अपने बॉडी में आंखें और पीनियल ग्लैंड, इन दोनों का जीन सेम है, दोनों में होम्योबॉक्स जीन कॉम्बिनेशन है। तो डॉक्टर जहांगीर का ये कंसेप्ट था कि यदि आंखें डैमेज हो जाए किसी बच्चे की, या कोई बच्चा जन्म से अंधा हो, तो क्यों ना उसको पीनियल ग्लैंड को आंखों में कन्वर्ट कर दिया जाए, जिसको तीसरी आंख के रूप में। तो टैडपोल में इन्होंने एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली संपादित किया है, चूहों के अंदर किया है, चूहे की पीनियल ग्लैंड को आंखों में कन्वर्ट किया है। तो मैं भी इनको एक्नॉलेज करना चाहूंगा।